खुद जिस मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी पकड़ कर ले गई है, इसी मामले का जो सरकारी गवाह है, उस सरकारी गवाह ने सरकारी गवाह बनने से पहले और बाद में भी कुल मिलाकर 30 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए हैं। तो ईडी क्या बीजेपी को चंदा दिलाने वाली संस्था बन गई है? आज बीजेपी का कोई नेता भी अगर मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है तो बोल के आजमा ले, उसके साथ भी वही व्यवहार होगा, उसको भी इसी तरीके से अलग थलग किया जाएगा। ये होता है तानाशाही और फांसीवाद के लक्षण। अकाउंट फ्रीज नहीं किया गया है, किया गया है, जिसका मतलब होता है कि एक अमाउंट के तक के आप पैसा नहीं निकाल सकते, उसके बाद निकाल सकते। लेकिन वो अमाउंट इतना बड़ा है कि पूरा पैसा ही उस लीन में आ जाता है। तो इस तरीके से फ्रीज इक्वल्स टू लीन है, इसमें कोई फर्क नहीं है। बीजेपी इस सच को छिपा रही है। बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश की राजनीति में अचानक से भूचाल आ गया है। भूचाल इसलिए कि रातों रात एजेंसीज एक्टिव हो गई हैं और एक्टिव एजेंसीज लगातार जिस तरह से समन दे रही थी अरविंद केजरीवाल को, और आम आदमी पार्टी के नेता खुद भी कह रहे थे केजरीवाल की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, गिरफ्तारी हो गई है। और इस गिरफ्तारी के मायने क्या है, एजेंसीज की इस कार्रवाई को किस तरह से देखा जाए, चुनाव से पहले चुनाव आचार संहिता लगने के बाद की इस कार्रवाई को क्या विपक्ष को दबाने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रेम कुमार जी, स्वागत है आपका बोलता है हिंदुस्तान पे। जी धन्यवाद सर, किस तरह से देखें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, क्या विपक्ष को दबाने की कोशिश है, या जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि भाई भ्रष्टाचार किया है तो जेल तो जाना ही होगा? भ्रष्टाचार तो इलेक्टोरल बॉन्ड में भी सामने आ रहा है। खुद ईडी जहां छापे मारती है, वो कुछ समय बाद में इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को चंदा देता है। ऐसे कैसी कंपनियों की पूरी लिस्ट है। खुद जिस मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी पकड़ कर ले गई है, इसी मामले का जो सरकारी गवाह है, उस सरकारी गवाह ने सरकारी गवाह बनने से पहले और बाद में भी कुल मिलाकर 30 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए हैं। तो ईडी क्या बीजेपी को चंदा दिलाने वाली संस्था बन गई है? किसी को सरकारी गवाह, वो तो स्वयं पार्टी है ईडी। इसलिए मामला तो जब भी सुनवाई होगी, जब भी बात बढ़ेगी, बोलेंगे ईडी तो बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, वो तो किसी के कहने पर कार्रवाई कर रही है। कल को अगर जांच होगी तो ये ईडी के सारे अधिकारी पर ईडी मुकदमा चलाएगी, ईडी के अधिकारियों पर ईडी मुकदमा चलाएगी। ये हालात हैं। तो आप ऐसे में समझ सकते हैं कि केवल और केवल विपक्ष के नेताओं को जेल भेजकर ये चुनाव कराना चाहते हैं। विपक्ष के में सबसे बढ़िया हिंदी के ऑरेटर, भाषण देने वाले अरविंद केजरीवाल हैं, उनको ये जेल में डाल देना चाहते हैं ताकि जनता को मोटिवेट न कर सके बीजेपी के खिलाफ। तो ये चुनाव जीतने का हथकंडा भर है, क्योंकि जो बातें अभी कही जा रही हैं कि ये मिल गया, वो मिल गया, मीडिया में खबर है। ईडी को क्या मिला इतनी जल्दी मीडिया को कैसे मालूम हो गया? भाई आप जानबूझ करके तो बता रहे हैं, एक परसेप्शन फैला रहे हैं। ईडी को क्या मिला, ये मीडिया चला रहा है कि गोवा में पैसा इस्तेमाल हुआ, गोवा के लोगों को पैसा दिया गया, लेकिन ये सब हवाई बातें हैं। आज तक ईडी 1 रुपया भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या किसी के घर से बरामद नहीं कर सकी है। 1 रुपया भी बरामद नहीं कर सकी है, न तो कोई मनी ट्रेल दिखा सकी है। तो ऐसे में ये आगे भी नहीं दिखा पाएगी, क्योंकि इनके पास सबूत हो तब तो दिखाएंगे। लेकिन इनका है कि हमको जेल में डालना है और चुनाव को एक तरफा बनाना है, यही कोशिश है। जी देखिए प्रेम कुमार जी, चुनाव आचार संहिता लगी है, जरा ये दर्शकों की जानकारी के लिए भी बताइए कि क्या ईडी की कार्रवाई चुनाव आचार संहिता लगने के बाद चुनाव आयोग के दायरे में आती है या नहीं? क्या चुनाव आयोग से इस कार्रवाई के लिए परमिशन ली गई होगी, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगी है? आमतौर पर ये तो यही कहा जाता है, तमाम प्रशासनिक अमला, तमाम एजेंसियां एकदम से चुनाव आचार संहिता लगने के बाद चुनाव आयोग के दायरे में आ जाती है। क्या ऐसा कुछ इस कार्रवाई के भीतर भी आप देख रहे हैं, क्या हुआ होगा ऐसा? देखिए, ईडी एक तरह से अर्ध न्यायिक संस्था स्वयं है। ईडी के पास किसी को अरेस्ट करने का भी अधिकार है और कई पीएमएलए एक्ट के तहत उसको विशेषाधिकार प्राप्त है। तो इसमें हमें नहीं लगता कि ईडी के पास अधिकार नहीं है। ईडी के पास पूरा अधिकार है।
चाहे चुनाव आचार संहिता लगे या कुछ भी लगे, ईडी के पास राइट है और उस राइट का वो इस्तेमाल कर रही है। इसलिए मैं इस बात से मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि चुनाव आयोग से पूछ करके वो अरेस्ट करे। ऐसा ईडी के मामले में नहीं है। जी। ठीक है, लेकिन ये जो गिरफ्तारी है, हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के परिवार से फोन पर बात करते हैं, और संदीप दीक्षित जो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के मुखर विरोधी, वो भी सड़क पर आ गए और वो भी कह रहे हैं कि ठीक है, तमाम विरोध अपनी जगह, लेकिन ये कार्रवाई गलत है। क्या इस कार्रवाई ने पूरे के पूरे विपक्ष के कुनबे को एकजुट कर दिया? जैसा कि हेमंत सोरेन के मामले में भी हमने देखा कि तमाम विपक्ष एकजुट हुआ, और केजरीवाल की गिरफ्तारी ने इसे और मजबूती दे दी। कम से कम हिंदी बेल्ट में तो एक मैसेज चला गया। देखिए, बाइपोलर इलेक्शन है, एकजुटता दोनों तरफ से हो रही है। सत्ताधारी दल काफी हद तक एकजुट है, उसका एक सिस्टम है जो उसके लिए काम करता है। विपक्ष को उसके पैरेलल में एकजुट होना है, तभी वो जीतेगी। तो इस एकजुटता में तरह तरह की बाधाएं आती हैं, सीट शेयरिंग का सवाल आता है, कॉमन इश्यूज आते हैं, और एक इस तरीके से एक विफलता भी रही है, जिस हिसाब से एकजुटता होनी चाहिए नहीं हुई है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो एक्शंस लिए हैं, उन एक्शंस ने विपक्ष को एकजुट बना दिया है। जो काम विपक्ष के दल आपस में कर नहीं पा रहे थे, एकजुट रैली कभी हुई क्या? नहीं हुई। लेकिन देखिए, एकजुट प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली में। ये जो है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार को थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने विपक्ष को एक साथ विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा कर दिया है। जी बिल्कुल, और हम ये देख रहे थे कि कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से आम आदमी पार्टी की खबरों, उनके प्रोटेस्ट को शेयर किया जा रहा था। ये तमाम स्थिति, क्या बीजेपी सोच रही थी कि हम विपक्ष के नेताओं को भ्रष्टाचारी बताएंगे, करप्ट बताएंगे, गिरफ्तारी करेंगे, तो एक सेंटिमेंट पब्लिक का हमारे साथ आ जाएगा? क्या उस सोच में बीजेपी क्या कुछ कामयाब होती दिख रही है, या ये फिर दाव उल्टा पड़ जाएगा? देखिए, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि जी जैसे अभी दिल्ली में जो नज़ारा दिख रहा है कि जी प्रदर्शन करने भी नहीं दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के परिवार से आम आदमी पार्टी के नेता नहीं मिल पा रहे हैं, गोपाल राय को मिलने नहीं दिया गया, राहुल गांधी भी फोन पर बात करके रह गए, परिवार से लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। और पूरे दिल्ली में जगह जगह बैरिकेटिंग है और लोगों को, प्रदर्शन करने वालों को रोक दिया जा रहा है। यानी सामान्य प्रदर्शन करने का अधिकार भी खतरे में है। और ये अधिकार, हम लोग तब देश में सब लोग चुप थे जब जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद पूरे कश्मीर को ही एक तरह से कैद खाने में बदल दिया गया था। लोग घर से नहीं निकल रहे थे, प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। आज वही कश्मीर दिल्ली में और पूरे हिंदुस्तान में लागू हो रहा है। सारे लोग प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, मुख्यमंत्री के परिवार से नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये बातें सब पर लागू होंगी। आज बीजेपी का कोई नेता भी अगर मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है तो बोल के आजमा ले, उसके साथ भी वही व्यवहार होगा, उसको भी इसी तरीके से अलग थलग किया जाएगा। ये होता है तानाशाही और फांसीवाद के लक्षण। तो वो लक्षण पूरी तरह से दिख रहे हैं। और इस हिसाब से हम देखें तो ये कठिन समय है विपक्ष के लिए, लेकिन एकजुट होने का भी समय है। और यही समय है जब वो इस कठिन समय में एकजुट होकर के इस परिस्थिति का मुकाबला कर सकते हैं। और हमें लगता है कि कांग्रेस आज आम आदमी पार्टी के लिए बोल रही है। पहले तो कांग्रेस पर अटैक होता था, अकेले कोई नहीं बोलता था, कांग्रेस अपनी लड़ाई खुद लड़े। या किसी रीजनल पार्टीज में भी, मान लीजिए तेजस्वी के यहाँ छापा पड़ रहा है तो कोई बोलने नहीं आता, हेमंत सोरेन पर छापा पड़ा उस वक्त तो फिर भी कुछ लोग इकट्ठा हुए, बोले। आज अब ऐसा हो रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता के यहाँ की जब अरेस्टिंग हो रही है तो पूरा विपक्ष एक सुर में बोल रहा है। ये बदलाव का संकेत है। भारतीय राजनीति तानाशाही राजनीति के खिलाफ एकजुटता का इजहार कर रही है, असंतोष का इजहार कर रही है। प्रवीण कुमार जी, कांग्रेस के खातों को सील कर देना, कांग्रेस का पूरी टॉप लीडरशिप, या सोनिया गांधी अमूमन आती नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो आ गई, राहुल गांधी आ गए, खड़गे ने बैठ के कह दिया कि 2 रुपए निकालने की स्थिति भी नहीं है हमारी। एक प्रमुख विपक्षी पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर दें आप, जो विपक्ष के नेता हैं, सिटिंग मुख्यमंत्री, उनकी गिरफ्तारी हो जा रही है।
ये स्थिति क्या है? चुनाव से पहले क्या विपक्ष मुक्त भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं? जो बीजेपी इस चुनाव में अपने विरोध में किसी को देखना नहीं चाहती, जो विपक्ष कह रहा है, क्या ये सही होता हुआ दिख रहा है? इस बारे में बीजेपी जो कह रही है, वो कह रही है कि ये अकाउंट फ्रीज नहीं किया गया है, किया गया है, जिसका मतलब होता है कि एक अमाउंट के तक के आप पैसा नहीं निकाल सकते, उसके बाद निकाल सकते। लेकिन वो अमाउंट इतना बड़ा है कि पूरा पैसा ही उस लीन में आ जाता है। तो इस तरीके से फ्रीज इक्वल्स टू लीन है, इसमें कोई फर्क नहीं है। बीजेपी इस सच को छिपा रही है। दूसरी बात है कि इनकम टैक्स पॉलिटिकल पार्टियां नहीं देती हैं। क्यों नहीं देती हैं? तो माना जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी इनकम नहीं होता है, उसका आमदनी नहीं होती है, किसी की भागीदारी, किसी का कंट्रीब्यूशन होता है। तो इनकम ही नहीं होगा तो इनकम टैक्स कैसे दें? इसके बावजूद उसका ब्यौरा देना पड़ता है। पार्टी ब्यौरा देने में इसके अलावा कुछ नियम भी होते हैं, जैसे कि 2000 से ज्यादा का चंदा आपको कैसे लेना है, कैश में लेना है, नहीं लेना है, इसके भी नियम है। तो इसी मामले में करीब 14.5 लाख रुपए कांग्रेस को ऐसे मिले जो पार्टी के अधिकारियों ने अपनी सैलरी दे दी, तो वो कैश में चली। अब वो उस 2000 वाले नियम का उल्लंघन हो गया। तो यहाँ पर इनकम टैक्स ने पूछा, अब जवाब देने में देरी की कांग्रेस ने, जब समय पर जवाब नहीं दिया, कांग्रेस की गलती रही। लेकिन इसकी पेनाल्टी क्या होगी? इसकी पेनाल्टी एक नियम के हिसाब से 10,000 रुपए होनी चाहिए, जिसका कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जिक्र किया गया है, जय माता ने बताया। दूसरा ये होता है कि 14.5 लाख रुपए जो माना जा रहा है कि नियम के हिसाब से नहीं दिया गया, तो आप उस 14.5 लाख रुपए को सीज कर लेते, कुछ ऐसा एक्शन होता। लेकिन इसके बदले 210 करोड़ रुपए की पेनाल्टी देना या सीज कर लेना, ये तो हत्या करने के समान है। इस बात को समझाना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, तब हम समझा सकते हैं कि देखो किसी बच्चे ने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, तो उस थप्पड़ मारने वाले के पिताजी ने आके उस बच्चे की जान ली। तो ये तो न्याय नहीं हो सकता ना। बच्चों की झगड़ा में थप्पड़ मारना कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं। वैसे ही टैक्स का कंप्लायंस नहीं करना, ये भी जनरल फेनोमेना है देश में। बहुत सारे लोग कंप्लायंस नहीं करते हैं, उसका पनिशमेंट होता है। लेकिन उसका पनिशमेंट ये थोड़े होता है कि पूरा का पूरा खाता सीज कर लिया जाए। इलेक्शन में एक राजनीतिक पार्टी जिसके लिए इसका कोई इनकम नहीं है, वो कारोबारी नहीं है कि आप उसको मल्टीपल टैक्स का टैक्स लेंगे। उसकी तो आमदनी है ही नहीं, तो आप टैक्स लेने के अधिकार देंगे। लेकिन टैक्स नहीं, उसका इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ते जाएंगे। वो इनकम से हुई आमदनी, इनकम वाली आमदनी नहीं है। तो इसके बावजूद ऐसे व्यवहार किया गया है जैसे कि कोई उद्योगपति, कोई कारोबारी हो, उसने जानबूझ करके कंप्लायंस नहीं किया हो और उससे सारे पैसे वसूले हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के 14.5 लाख के बदले 210 करोड़ रुपए ले लीजिए। ये जो है ये सरासर अन्याय है और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है। चुनाव के ठीक समय में देश की सबसे मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश है, ताकि वो ढंग से चुनाव न लड़ सके और इसका फायदा सत्ताधारी दल उठा सके। बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी, वक्त देने के लिए, बोलते हैं हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।